अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करप्शन क्या होती है। इस करप्शन को मसलन इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका आम आवाम पर इसका असर क्या होता है और इसका सलूशन क्या है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी तो आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। करप्शन ये होती है कि अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा है, आप चीज़ों को मसलन आम लोगों से पहले करवा लेते हैं। पैसा हो तो पैसा जनाब वो आप दुनिया से देखें, इस वीडियो तस्वीर को भी देखेंगे तो आप बाकी दुनिया को बाईपास करके सर वो जो गवर्नमेंट का मुलाज़िम है या कोई भी बंदा है बैठा है, वो भी आपका काम प्रायोरिटी पे करेगा। वो बाकी लोगों को पीछे कर देगा, पैसे वाले बंदे का काम पहले कर देगा। तो ये ही करप्शन है जनाब। अगर आप लोगों की मुट्ठी गर्म कर देते हैं तो जनाब आपका काम नाजायज़ भी होगा तो भी लोग करने को तैयार हो जाएंगे। अगर आपका काम जायज़ है तो लोग आपका मसलन आप पैसे नहीं दे रहे तो फिर भी आपका काम नहीं होगा, या उसमें बहुत सी रुकावटें डाल दी जाएंगी कि आपको मजबूर किया जाएगा कि आप पैसे दें। आप सरकारी मसलन मुलाज़िम हैं, अगर आपने करप्शन देख ली है तो अगर आपको नोट दे दी जाए तो आपकी ज़बान बंद हो जाएगी। ये भी करप्शन है। अगर आप मसलन देखते हैं कोई रेहड़ी वाला बैठा है, कोई फल फरोश है, कोई भी अनाज वाला है, किसी भी किस्म की वो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है, अगर वो उसमें नाप तोल में कमी कर रहा है या कोई दो नंबरी कर रहा है तो ये भी करप्शन है। हर बंदा ही करप्शन कर रहा है। अगर आप किसी की ज़मीन अपने बहन भाइयों की या किसी की भाई की, किसी भतीजे की, भांजे की, किसी की भी ज़मीन पे कब्ज़ा करते हैं या उसको इसका हक़ नहीं देते तो ये भी करप्शन है, और ये बहुत ही करप्शन की एक पीक है। अगर आप मसलन लोगों से लेन देन में कुछ किसी को कमी बेशी करते हैं, ये भी करप्शन है। ये सारी चीज़ें अगर करप्शन हैं तो मसलन ये भी एक करप्शन है कि अगर आप मसलन बहुत बड़े ओहदे पे हैं, अगर आप कमज़ोरों पे तो अपना ज़ोर चलाते हैं, तो अगर आपका ज़ोर सिर्फ कमज़ोरों पे चलता है और अमीर लोगों को आप बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह ये देखें, एक सीएसएस वाला एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसने सीएसएस किया हुआ है और एक गरीब रेहड़ी वालों पे उसका ज़ोर चल रहा है, उसकी रेहड़ियाँ उल्ट रहा है। और एक पेट्रोल पंप वाला या कोई और करप्शन कर रहा है, कोई मसलन ग्रैबिंग कर रहा है, ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहा है, उसको कुछ नहीं कहता, तो ये भी बंदा, इससे बड़ा करप्शन वाला कोई बंदा नहीं है जिसका ज़ोर सिर्फ गरीबों पे चले। अगर ये सारे लोग करप्ट हैं तो क्या मैं और आप करप्ट नहीं हैं? अगर आप मेरे इन सवालों का जवाब दे देंगे और इस पे फिट आते हैं तो आप करप्ट नहीं हैं, वरना आप और मैं भी अपने गिरेबान में झांके, हम भी करप्ट हैं। पहला सवाल, परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़ प्रॉपरली। जो काम भी आपको दिया गया है, आप किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, आप सरकारी मुलाज़िम हैं, आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, अगर आप अपना टास्क क्या प्रॉपरली कर रहे हैं, क्या उसमें आप टाइम वेस्ट तो नहीं करते, मोबाइल यूज़ करते हैं या चाहते हैं कि ये दिन गुजर जाए, बस टाइम गुजार रहे हैं, तो आप भी करप्शन कर रहे हैं। दूसरा है, क्या आप टैक्स पेयर हैं? क्या अपने मुल्क के साथ लायल हैं? जितना आपको टैक्स पे करना चाहिए क्या उतना टैक्स पे करते हैं आप? क्या हैव यू नॉट ऑफर ब्राइब एवर? क्या आपने ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में अपनी कभी किसी को करप्शन दी नहीं है या ली नहीं है? आप ज़रूर सोचें, अपनी ज़िंदगी का पूरा मुआयना करें, तब उसको देखें, मसला एवेलुएट करें कि क्या मैंने ज़िंदगी में किसी काम को करवाने के लिए कभी करप्शन रिश्वत नहीं दी? क्या आपने अपने बहन भाइयों को, अपने किसी को भी मसलन अपने रिश्तेदारों में किसी का प्रॉपर्टी में से हिस्सा तो नहीं रखा हुआ? मसलन कोई जायज़ हक़ किसी का आप रख के तो नहीं बैठे? क्या आपने अपनी बहनों को, क्या हम हिस्सा देते हैं? अगर हम अपनी बहनों को, बेटियों को इस ज़मीनों में हिस्सा नहीं देते तो हम भी करप्ट हैं। हम सब ही करप्ट हैं अगर हम ये नहीं कर रहे तो वांट टू जो हैव जॉब डन बाय हुक और क्रुक। तो क्या हम भी ये चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, चाहे वो नजायज़ तरीके से ही हो? अगर ये चीज़ें हम सब कर रहे हैं तो फिर हम भी करप्ट हैं। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर हम करप्ट नहीं हैं। करप्शन की डेफिनेशन क्या होती है? करप्शन इज़ ए फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्टी अंडरटेकन बाय ए पर्सन टू गेट अनलॉफुल और इलिसिट बिजनेस बेनिफिट्स। करप्शन क्या है? एक बेईमानी की एक ऐसी किस्म है जो कोई बंदा करता है तो कि अपना काम गैर कानूनी नाजायज़ तरीके से अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए, मखसूस फ़ायदे को हासिल करने के लिए कोई भी गैर कानूनी या जो भी तरीका इस्तेमाल करता है तो इसको करप्शन कहते हैं। तो इट इज़ आल्सो द मिस यूज़ ऑफ पावर फॉर वंस प्राइवेट गेन और इंटरेस्ट।
اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی پاور کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کسی یا پولیٹیکل طریقے پہ سے استعمال کرتے ہیں یا پیسے کے تھرو کرواتے ہیں، تو یہ اپنا کام نکلوانے کے لیے یہ ہی کرپشن ہے۔ تو اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو دیتا ہوں۔ کرپشن از دی مدر آف آل ایولس۔ کرپشن جو ہوتی ہے نا، یہ تمام برائیوں کی جڑ یہی ہے، اسی سے ہی تمام معاشرے جو ہوتے ہیں نا وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ کرپشن جناب یہ اٹ ایٹس اوے دا روٹس آف دی سوسائٹی لائک ٹرمائٹس، یعنی کہ یہ جو ہوتی ہے نا معاشرے کی جو جڑیں ہیں وہ اس طرح کھا جاتی ہے، تباہی کر دیتی ہے، جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، دیمک کی طرح یہ سارے سسٹم کو خراب کر جاتی ہے۔ این آر او کیا ہوتا ہے؟ نیشنل ریکانسیلیشن آرڈر، جس طرح مشرف صاحب نے وہ ایک این آر او دیا تھا 1986 سے لے کر 99 تک، جن لوگ بڑے بڑے لوگوں نے مگر مچھوں نے جو بھی کرپشن کی ہوئی تھی وہ ساری انہوں نے معاف کر دی تھی، ان کے سارے کیسز معاف کر دیے تھے۔ اس کا اثر عام عوام پر کیا پڑتا ہے؟ جب آپ کسی بھی محکمے میں دیکھیں یا کسی بھی گھر میں دیکھیں، اگر کسی گھر کا بڑا جو ہے نا وہ 2 نمبری کر رہا ہو تو نیچے والوں کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ جب یہ 2 نمبری کر کے پھیر رہا ہے تو یہ ہمیں پوچھ ہی نہیں سکتا۔ کیا ایک بے ایمان بندہ کسی دوسرے بے ایمان کو کہہ سکتا ہے کہ تم بے ایمانی کر رہے ہو؟ یہ آپ سوچئے گا ضرور۔ ایک ایماندار آدمی ہی دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، اس پہ اس کو پنشمنٹ دلوا سکتا ہے، اس کو سرزنش کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بے ایمان آدمی جو جس طرح ہمارے پولیٹیشینس میں ہیں، آپ بڑے بڑے سارے لوگ نہیں ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، بیوروکریسی میں دیکھ لو، سرکاری محکموں میں دیکھ لو یا کسی بھی جگہ دیکھ لو، اگر کوئی بے ایمان آدمی ہے نا کرپشن کرتا ہے تو وہ کسی نیچے والے کو نہیں کہہ سکتا۔ آپ دیکھتے ہو کہ آپ پولیس والا ہو گیا، ہاسپٹلوں میں دیکھ لیں، وہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، MS کو بھی پتہ ہوتا ہے، DPO کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے محکمے میں کرپشن ہے۔ کرپشن پاکستان دنیا کا پولیس جو ہے وہ پاکستان میں دنیا پہلے نمبر پہ ہے کرپشن میں، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق آیا تھا۔ ابھی ایک این آر او ابھی دیا گیا ہے، ابھی جس طرح جتنے یہ لوگوں کے پولیٹیشنز کے کیس تھے یہ سارے انہوں نے معاف کروا لیے ہیں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب پچھلے 5 سال کی ساری تنخواہیں انہوں نے لے لی ہیں کروڑوں میں، یہ ساری کرپشن ہے۔ یہ کوئی بندہ اویلیبل ہی نہیں تھا، اپنا کام ہی نہیں کر رہا تھا تو وہ بھی تنخواہیں لے رہا ہے۔ اٹ پروموٹس نیپوٹزم۔ نیپوٹزم کیا ہوتا ہے؟ اقربا پروری۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پہ نواز دیں، مثلاً کوئی آپ کا رشتہ دار ہو، اس کو چاہے میرٹ پہ آتا ہو یا نہیں آتا ہو، آپ اپنے رشتہ داروں کو نوازیں، یہ نیپوٹزم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فیوریٹزم۔ فیوریٹزم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے من پسند لوگوں کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے من پسند لوگوں کو آپ عہدوں پہ بٹھا دیں، آپ ان کو مثلاً ہر طرح کی چیزیں ان کو مثلاً فائدے پہنچائیں، تو یہ فیوریٹزم ہوتا ہے۔ ان لافلنس، غیر قانونیت، لا قانونیت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کی کرپشن ہو رہی ہوگی، بڑے لوگ کر رہے ہوں گے تو اس کو پوچھے گا کون؟ کوئی پوچھنے والا بھی ہوگا تو اس کا بھی منہ بند کر دو، پیسے دے دو، دھمکا دو، ڈرا دو، یہ بھی لا قانونیت بڑھ جاتی ہے۔ اینڈ برائبری، پیسوں کا لین دین جو ہوتا ہے نا، رشوت، یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی کازز کیا ہوتی ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے گریڈ، ہرس ہوتی ہے۔ انسان لالچ ہی نہیں ختم ہوتا انسان کی زندگی میں کہ میں جناب بس میں چیزیں بناتا جاؤں، بس یہ انسان کی ہرس ہی نہیں ختم ہوتی۔ آپ دنیا کا امیر ترین بندے بھی دیکھ لو، یہ جو جتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، زرداری، نواز شریف، یہ ان لوگوں کے پیٹ ہی نہیں بھرتے، اتنے اربوں خربوں میں ہیں لیکن پھر بھی چاہتے ہیں اور آ جائے اور آ جائے۔ یہ گریڈ ہوتی ہے، سیلفشنس، خود غرضی ہوتی ہے۔ بس باقی دنیا بھوکی مرتی ہے تو مر جائے، بس میرا پیٹ بھر جائے، میں پیسہ بنا لوں۔ مٹیریلزم کیا ہوتا ہے؟ مٹیریلزم یہ ہوتا ہے کہ آپ مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو۔ یہ پیسہ انسان کو یہ نہیں سوچتا کہ میں نے یہاں سے مر جانا ہے، میں نے کل کو میری زندگی ہے یا نہیں، یہ مٹیریلزم ہے۔ کرپشن از پیڈ بائی دا پور۔ کرپشن جو ہوتی ہے نا، یہ جناب جو پوپ فرانسس جو ہے نا، ان کا کہنا ہے کہ کرپشن جو ہوتی ہے نا ایٹ دی اینڈ غریب بندے کو ہی پے کرنی پڑتی ہے۔ امپیکٹ آن پبلک، مس ایلوکیشن آف ٹیلنٹ اینڈ ریسورسز۔ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے جب آپ لوگوں کو جو مثلاً ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو آپ لوگ نہیں دو گے تو آپ کا ٹیلنٹ ضائع ہو جائے گا، آپ کے ریسورسز بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ہنڈرنس فار انویسٹمنٹ بزنس، باہر سے لوگ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کریں گے،
आपका कोई भी बंदा मसलन कारोबार जो है इतना मुश्किल हो जाता है। एसएमईज़ जो होते हैं, जिस तरह स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ जो होती हैं, उनको आप मसलन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही इतना मुश्किल हो जाता है। आप उनको इतनी रुकावटें करप्शन वाले डालते हैं कि वो लोग इधर काम करना ही नहीं चाहते। वो लोग अपना सरमाया लेकर बाकी जगहों पर चले जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं जनाब, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती हैं। देखो, गरीब बंदा इंसाफ के लिए रोल रहा होता है। आपको एक अक्सर ऐसे लोग भी देखे होंगे जो 15-15, 20-20 साल सज़ाएँ काट जाते हैं, बाद में पता चलता है इसका कसूर ही नहीं था। इल्लीगल प्रैक्टिसेस होती हैं, गैर कानूनी तरीके जो होते हैं ना, वो बनाए जा रहे होते हैं अपने काम निकलवाने के लिए। आप देखोगे, लाइसेंस बनवाना है, पैसे जो दे देगा उसका हो जाएगा, दूसरे का जो जिसका सही है उसका नहीं होगा। माइट इज़ राइट, बस जिसके पास इख्तियारात तो होंगे बस उसी का ही सारा कुछ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब ये है कि बस जिसके पास इख्तियारात है, काम सिर्फ उसी के ही होंगे। वो चाहे गैर कानूनी करे, जो मर्ज़ी करे। जो अमीर होता है वो अमीर से अमीर होता है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। लॉफुलनेस एट इट्स पीक, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। बस आप जहाँ भी देखोगे लाकानूनियत होगी, बस कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि करप्शन है। जो सज़ा जुर्म कर भी लेगा वो पैसे दे के अपनी जान छुड़वा लेता है। तो इंसाफ करना किसका काम है? ये जो चीफ़ जस्टिस बैठा होता है ना, ये इसके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि इंसाफ करो वरना याद रखना, हज़रत सालेह की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई, क्योंकि बाकियों का जुर्म सिर्फ मोच लेना था। इन पे ज़िम्मेदारी होती है। अगर कोई मुल्क में कोई 2 नंबरी हो रही होती है, इन्होंने उसको एक्शन लेना होता है, इन्होंने इसको सेट करना होता है। ये सारी ही करप्शन अगर इन्होंने नहीं पकड़ी तो फिर कौन पकड़ेगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ना, ये एक इंटरनेशनल अदारा है। मसलन ये बैनुल अक़वामी अदारा है। ये पूरी दुनिया के मुल्कों के ये बताता है कि कौन सा मुल्क जो है ना वो करप्शन में किस नंबर पे है। पाकिस्तान जनाब, पाकिस्तान स्लाइड्स 16 स्पॉट्स ऑन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, नाउ रैंक्स 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ रिपोर्ट। टोटल 180 मुल्कों की रिपोर्ट निकलवाई गई, पाकिस्तान 140वें नंबर पे है करप्शन में। आप देखें ये कितना बड़ा नंबर है। इंसान, ये सोचने की बात है, अगर पाकिस्तान में करप्शन ना हो, पाकिस्तान के पास सोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ करप्शन पे कंट्रोल करने का है। द मोर करप्ट द स्टेट, जितनी ज़्यादा करप्ट जो ना वो स्टेट होगी, मसलन आपके बड़े होंगे, द मोर न्यूमरस द लॉज, उतने ही ज़्यादा कानून होंगे। कानून पे कानून बनाते जाओ, कानून पे कानून बनाते जाओ, लेकिन अगर उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, उनको लागू नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस करप्शन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? स्ट्रिक्ट लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन। आपने एक कानून सख्त से सख्त बनाएं, लेकिन कानून बनाने के बाद उनको लागू भी करें, उनको अमल दरामद भी कराएं। एक एक बंदे को आप लटका दें, उसके बाद बाकी लोग, दुनिया सीधी हो जाती है, लेकिन लटकाए कौन? यहाँ लटकाने वाले भी सारे करप्ट हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसमें आपको बेहतरी लानी पड़ेगी। आपको करप्शन के ख़िलाफ़ लिखना पड़ेगा कि ये एक मसलन गलत चीज़ है। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लानी पड़ेगी। यूथ को बहुत किरदार अदा करना पड़ेगा। यूथ जो है ना हमारी, जब यूथ तब तक ही कहती है कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, लेकिन जब वो किसी ओहदे पे पहुंच जाता है तो वो सब चीज़ें भूल जाता है। फिर वो भी वही ग्रीड उसमें आ जाती है, वही मटीरियलिज़म, वो सारा कुछ उसमें भी आ जाता है। किरदार अदा करना होगा, आपने अपने अपने हकूक़ के लिए लड़ना होगा। मीडिया जो है ना, मीडिया, इसका सबसे बड़ा किरदार मीडिया का होता है, लेकिन यहाँ सहाफ़ी भी बिक जाते हैं। मीडिया अगर पॉजिटिव किरदार अदा करे तो जनाब करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। जुडिशल सिस्टम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कानून जो ना बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए, उसमें किसी किस्म की भी मुबहम चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कानून वाज़ेह होंगे, आप लोगों को मसलन जल्दी से इंसाफ देंगे, नाजायज़ काम करने वालों को फौरी सज़ाएँ मिलेंगी, तो जनाब आपका करप्शन कंट्रोल हो जाएगी। सिस्टमाइज़ डिजिटली, आपको चीज़ों को डिजिटलाइज़ करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक हर चीज़ हो जाए। जो भी चीज़ आपको सरकारी जिस तरह परचेजिंग हो रही होती है, वो सारी नज़र आनी चाहिए, हर बंदे को नज़र आए। कोई भी चीज़ आप टैक्स पे करते हैं, वो सारा कुछ सिस्टमाइज़ हो। दरमियान में
पैसे का लेन देन जो है ना वो मसलन मैनुअल नहीं होना चाहिए। जितना आप सिस्टमाइज़ करेंगे उतना ही करप्शन के चांसेस कम होते जाते हैं। ए पीपल a people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims but accomplices। जो लोग जो होते हैं ना वो करप्ट पॉलिटिशियंस को या इन चोरों को, डाकुओं को हमारे या इनको हमारे ऊपर मसलन इनको सेलेक्ट करते हैं ना, इनको वोट देते हैं, तो वो जो होते हैं ना वो भी इन्हीं का हिस्सा ही होते हैं। आप वोट देने वाले कौन हैं? वो मैं और आप हैं। इस बात पे सोचिएगा ज़रूर। द ड्यूटी ऑफ यूथ इज़ टू चैलेंज करप्शन। जो यूथ किसी भी मुल्क की होती है ना उसको चैलेंज करना, जो करप्शन को चैलेंज करना उसकी ज़िम्मेदारी है। हमें इसमें बढ़ चढ़ कर स्टेप लेने होंगे। क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है? हमारा इस्लाम कहता है कि ज़मीन ना हक़ लेने का अज़ाब क्या है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने किसी दूसरे की ज़रा सी ज़मीन भी ना हक़ ले ली उसको क़यामत के रोज़ 7वीं ज़मीन तक धंसा दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ आप देखे होंगे हर दूसरे घर का यही मसला है। जो को बड़ा है तो वो छोटों का हिस्सा खा रहा है, जिसके हाथ बस जो चल रहा है वो चाहता है चलता रहे बस मैं खाता रहूँ। लानतुल्लाहि अलल राशि वल मुर्तशी। The curse of Allah is upon the one who offers bribe and the one who takes it। रिश्वत लेने वाला और देने वाला इन दोनों पर ही अल्लाह ताला की लानत होती है। ये नबी पाक सल्लम का फरमान है। अर्राशी वल मुर्तशी किल्लाहुमा फिन्नार। ये कुरान पाक में भी आया है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। हमें इस रिश्वत की इस लानत को कंट्रोल करना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।